हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। ये इंग्लिश ग्रामर सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था एंड लेक्चर नंबर 2 में हमने नाउन पढ़ा था, राइट। तो आज हम लोग प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। आपने अगर उन दोनों लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है देन प्लीज़ विजिट माई प्लेलिस्ट, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। एंड आई सजेस्ट कि आप इस क्लास को अटेंड करने से पहले उन 2 वीडियोस को देख लो, तो फिर आपको इंग्लिश ग्रामर के सारे बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, हमने नाउन पढ़ा था कि नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। ठीक है, कोई सा भी वर्ड जिसको कि हम कोई नाम देते हैं उसको नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि मैम अगर कोई पैराग्राफ हम लिख रहे हैं, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, तो उस पैराग्राफ में फॉर एग्जांपल हम लोग गाय पर निबंध लिख रहे हैं, इंग्लिश में काऊ पर एसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, गाय एक पालतू जानवर है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की 2 आंखें होती हैं, गाय का एक लंबा पूंछ होता है, गाय गोबर देता है ना। देखो, हर सेंटेंस में अगर हम लोग गाय का वर्ड का यूज़ करेंगे दैट इज़ नाउन, तो अच्छा लग रहा है क्या सेंटेंस? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, इंग्लिश में या फिर हिंदी में, दोनों में ही। लेकिन अगर हम लोग वहाँ पे एक पहला सेंटेंस में गाय बोल दे और दूसरे सेंटेंस से गाय के बदले में कोई दूसरा वर्ड यूज़ करे, जैसे गाय एक पालतू जानवर है, इसके 4 पैर होते हैं, इसकी 2 आंखें होती हैं, इसका एक लंबा पूंछ होता है, राइट, यह गोबर देता है, तो यहाँ पे गाय के बदले में हमने क्या यूज़ किया? इसके यूज किया, है ना। इंग्लिश में अगर बात करें तो काऊ के बदले में क्या यूज़ किया हमने? इट यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो बदले में हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, नाउन के बदले में जो यूज़ कर रहे हैं ना, उसी को कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो देखो, द वर्ड द वर्ड विच कम्स इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ठीक है, द वर्ड विच कम इंस्टेड ऑफ अ नाउन, इंस्टेड का मतलब होता है के बदले में। ठीक है ना, आप लिख लेना अपने नोटबुक में, के बदले में, यानी कि वैसा वर्ड जो कि नाउन के बदले में यूज़ होता है उसी को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे अब किस नाउन के बदले में कौन सा प्रोनाउन आएगा तो वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही, है ना, अभी पढ़ने वाले। बट प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, ये आपको समझ में आया? देखो, यहाँ पे हम शॉर्टकट में ये भी कह सकते हैं कि नाउन के रिपीटिशन को बचाने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, किसी भी पैराग्राफ में नाउन को बार बार रिपीट करने से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको पढ़ेंगे कैसे वो आप देख लीजिए एक बारी, क्योंकि ये वीडियो मैंने लोअर ग्रेड से लेकर के अपर ग्रेड तक के बच्चों के लिए बनाया है, तो हो सकता है कि 5th 6th वाले बच्चों को पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इस वजह से मैं एक बारी रीड करके बता देती हूँ। देखो, पहला नंबर में है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा नंबर में है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना, ये एन छूट गया है, आप लोग लिख लेना, डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्या है ये? इनडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव वर्ड से तो आप अच्छे खासे होंगे परिचित। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मैंने जैसे आपको नाउन में बताया था कि 5 काइंड वहाँ पे थे नाउन के, एंड आपको बोला था कि 5 काइंड को आपको याद कर लेना है विद स्पेलिंग। ठीक है ना, उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी आपको कह रही हूँ कि आगे बढ़ने से पहले इन सारे 8 काइंड्स को अच्छे से स्टडी करने से पहले विद एग्जाम्पल आपको ये 8 काइंड्स याद हो जाने चाहिए। ठीक है, आप याद कर लोगे, चलो ये आपका होमवर्क है, राइट। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेपरेटली इन 8 काइंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, आपने बचपन से पढ़ा होगा पर्सन, पढ़ा है ना, बहुत फेमस है, हर कोई पढ़ता है। 3 तरह के पर्सन्स होते हैं, पर्सन मैंने व्यक्ति, 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। पहला तो फर्स्ट पर्सन हो सकता है, दूसरा सेकंड पर्सन हो सकता है, तीसरा थर्ड पर्सन हो सकता है। ये होते क्या है, एक बारी मैं रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, देखो, फर्स्ट पर्सन का मतलब ये होता है कि वो स्पीकर है। ठीक है ना, जो बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, राइट। जो सुनता है यानी कि लिसनर जो होता है उसको बोलते हैं सेकंड पर्सन, राइट। एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाता है, ठीक है ना, तो अबाउट हुम वी टॉक टू, तो ये हो जाएगा थर्ड पर्सन, राइट। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, तो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। बट आपने अब ध्यान देना कि आपने जो बचपन में एग्जाम्पल्स पढ़े हैं 6 या 7 क्लास में, वो सिर्फ आपने इतने ही पढ़े होंगे, राइट। बट अब हम लोगों को ये पूरा ही पढ़ना है, और इस पूरे को कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर
हम लोग आपने जो नहीं पढ़ा है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग केस भी बोल सकते हैं। केस का मतलब होता है कारक, ठीक है ना। आप ऐड करते जाना अपने नोट्स में, ठीक है ना। आप नोट्स कंप्लीट कर रहे हो, मेरे को पता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही कहा था कि नोट्स कंप्लीट करना, क्योंकि मैं पूरा का पूरा ये इंग्लिश ग्रामर का सीरीज कंप्लीट कराने वाली हूँ अप टू क्लास 12th, राइट। तो आप लिखते जाओगे, नोट्स बनाते जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल होगा, राइट। चलिए, तो ये कारक है, ठीक है। इसको हम लोग कारक भी कह सकते हैं हिंदी में। अब यहाँ पे देखिए, पर्सन तो आपको समझ में आ गया। एक और चीज़ मैंने नहीं बताया कि पर्सन में ना दो तरीके के पर्सन हो सकते हैं, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल, ठीक है ना। और ये फर्स्ट पर्सन की अगर बात करें, स्पीकर की बात करें, तो जो बोलता है या तो वो अकेला हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँगी तो आई और हम लोग बोलेंगे तो वी, ठीक है। सेकंड पर्सन यू, देखो ना इंग्लिश ग्रामर बहुत अजीब सा है। अगर तुम बोलोगे तब भी यू, आप बोलोगे तब भी यू, तुम लोग बोलोगे तब भी यू, आप लोग बोलोगे तब भी यू। हर चीज़ के लिए हम लोग यू ही वर्ड यूज़ करते हैं। यानी कि अगर आप यू बोल रहे हो ना, तो यू बोलने से पता नहीं चल रहा कि आप अपने से छोटे छोटे इंसान को बोल रहे हो या अपने से बड़े के बारे में बात कर रहे हो, है ना। जैसे हिंदी में तो बोलते हैं ना, तुम का मतलब छोटा होता है, आपका मतलब बड़ा होता है, ठीक है। बट यहाँ पे इंग्लिश में पता नहीं चलता है। और इसमें एक और दिक्कत है, आप यू बोलोगे तो ये भी नहीं पता चलेगा कि आप एक इंसान को बोल रहे हो या फिर बहुत सारे इंसान को बोल रहे हो, ठीक है ना। सब किसी के लिए हम लोग यू ही वर्ड यूज़ करते हैं। अब आइए, थर्ड पर्सन में भी वही चीज़ है। देखो, थर्ड पर्सन में यहाँ पे ये तीनों जो है वो सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर का मतलब एक, ही मतलब वह होता है लड़का के लिए, सी मतलब वह होता है लड़की के लिए, इट मतलब वह होता है किसी भी नॉन लिविंग बीइंग के लिए, राइट। एंड दे का मतलब होता है वे लोग, ठीक है। आई थिंक आपको ये सब पता होगा अगर आप 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो तो, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ ना, तो मैं सब कुछ बता रही हूँ यहाँ पे, तो आप जो है अपने नोटबुक में वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो, ठीक है। चलो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ, बेसिकली हम लोग को ये सीखना था कि जो केस होता है ना वो 3 तरीके का होता है। पहला होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है पॉजिटिव केस, तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो जस्ट हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो प्रोनाउन है या नाउन है ना, क्योंकि नाउन के बदले में ही प्रोनाउन आता है, तो जो काम नाउन करेगा वही काम प्रोनाउन भी करेगा। तो ये दोनों ही या तो सब्जेक्ट का काम करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। लेकिन एक तीसरा केस भी होता है जो पोजीशन शो करता है। पोजीशन का मतलब अधिकार, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव केस, राइट। तो पॉजिटिव केस में भी 2 तरीके का यहाँ पे पढ़ना है। पहला तो होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो एडजेक्टिव, अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव रहेगा तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन से तो खत्म हो गया। हाँ, बट अगर पॉजिटिव प्रोनाउन होगा तो फिर हम लोग ये सब यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे, ये क्या है वो एक बार देख लो। देखो यहाँ पे आई के लिए, ये आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, तो आई के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, ठीक है ना। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है आई को, तो क्या मैं आई यूज़ करूँगी, नहीं, आई हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा। अगर आई को ही ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है तो मैं इसमें मी यूज़ करूँगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर वी यूज़ करना है तो वी हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा। अगर वी के बदले में हम लोगों को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है तो मैं अस यूज़ करूँगी, ठीक है ना। अगर यू के बदले में ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो हम लोग यू को तो यू ही लिखेंगे, यू तो यूनिक है। ही के लिए यूज़ करना है तो हिम मैं यूज़ करूँगी एज ऑब्जेक्ट। सी के लिए यूज़ करना होगा तो हर यूज़ करूँगी, ठीक है ना। दे के लिए यूज़ करना होगा तो देम यूज़ करूँगी। इस तरीके से आप इसको यूज़ करोगे। इसका एप्लीकेशन मैं आपको बताऊँगी आगे, जब मैं टेंस वगैरह पढ़ाऊँगी ना, टेंस, वॉइस, नरेशन, तो वहाँ पर यूज़ आएगा। ये खासकर नरेशन में यूज़ आता है, तो मैं आपको वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगी। लेकिन तब तक इसको आप याद रखोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। एंड आपको इतना तो पता ऑब्वियसली होना ही चाहिए। मैं तो आपको वर्ड्स से परिचित करा रही हूँ ना, कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आवर्स लिखा है तो हाँ ये पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पे हर लिखा है मतलब कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये सी लिखा है मतलब कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। अस लिखा है तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, उसमें भी सेकेंड पर्सन का प्लूरल फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव होता है। इतना तो बता ही सकते हो ना, इस वजह से मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। लाइकवाइज अगर आपको कोई कहता है दे, तो दे के बारे में आप क्या जानते हो, तो दे इज अ पर्सनल प्रोनाउन, दे इज द थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, राइट, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर एंड सब्जेक्टिव केस। इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ करेंगे,
ठीक है ना। तो यानी कि आपको वर्ड्स से मैं परिचित करा रही हूँ कि किसी सेंटेंस में अगर वर्ड्स गिवन है तो आप उस वर्ड्स के बारे में क्या जानते हो ना, आप बता सको। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने हिंदी भी लिख दिया है, बहुत सारे बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो मैंने हिंदी लिख दिया है। देखो, माई और माइन दोनों का ही हिंदी मेरा होता है, आवर और आवर्स दोनों का ही हिंदी हमारा होता है, यू और योर्स दोनों का ही हिंदी तुम्हारा होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी सबका सेम ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो दिक्कत आता है बच्चों को वो ये आता है कि मैम सब्जेक्टिव केस तो समझ आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस भी समझ आ रहा है, सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा, है ना। आपको पता है कि जनरली सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, तो यानी कि ये वर्ड्स भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको मिलेंगे देखने, तो लास्ट में अगर मिलेंगे तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम की मैं बात कर रही थी वो यहाँ पे ये है कि मैम पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, आप ये बताइए मेरे को। ठीक है ना, कहाँ पे मैं माई यूज़ करूँगी, कहाँ पे मैं माइन यूज़ करूँगी। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम तो 10th और 12th के बच्चों को भी होती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं देखो आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पे देखो, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। ये एडजेक्टिव है तो ऑब्वियसली एडजेक्टिव की तरह बिहेव होगा, ये प्रोनाउन है तो ऑब्वियसली प्रोनाउन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव जो है ना हमेशा ही नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला होता है। ठीक है ना, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अगले चैप्टर में। तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता अगर बताता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बाद या तो नाउन आएगा नहीं तो प्रोनाउन आएगा। ठीक है ना, तो हाँ यहाँ पे अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन आना कंपलसरी है। अगर नाउन नहीं आ रहा है मतलब कि आप यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पे कार जो है वो नाउन है। ठीक है ना, कार जो है वो नाउन है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे माई लगाऊंगी, दिस इज़ माई कार। यहाँ पे मैं योर लगा सकती थी, दिस इज़ योर कार। यहाँ पे मैं देखो ये सब कुछ लगा सकती थी, देखो यहाँ पे ये सब कुछ लगा सकती थी मैं। यहाँ पे जितने भी इस ग्रुप में जितने भी दिए हुए हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव मैं कुछ भी लगा सकती थी, बट मैं ये पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकती थी। अगर कोई बच्चा यहाँ पे ये लिखता है कि दिस इज़ माइन कार, ठीक है ना, यहाँ पे कोई बच्चा ये लिखता है कि दिस इज़ माइन कार, तो मतलब कि वो गलत लिख रहा है। समझ में आया, यहाँ पे हम माइन नहीं लिख सकते, यहाँ पे योर्स नहीं लिख सकते। समझ में आई। अच्छा, अब पॉजेसिव प्रोनाउन में जिसका जस्ट उल्टा होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये तो प्रोनाउन है यानी कि इसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, देखो नाउन यहाँ सरक के आ गया है कार, यहाँ पे लास्ट में नाउन नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो मतलब कि यहाँ पे हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। समझ में आया, एकदम उल्टा केस है। तो यहाँ पे देखो दिस कार इज माइन, अगर कोई बच्चा यहाँ पे माई लिखता है दिस कार इज माई तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माई के बाद से कोई ना कोई नाउन डालना पड़ेगा, बट नाउन तो आपने यहाँ पे डाल दिया है। समझ में आया। तो ये दोनों चीज़ें ना आप समझ में अब याद रखना। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे एक और सेंटेंस बना सकते हो, दिस इज माई कंट्री, दिस इज योर कंट्री, दिस इज आवर कंट्री। यहाँ पे बनाओगे दिस कंट्री इज आवर्स, क्या बनाओगे दिस कंट्री इज आवर्स। दिस कार इज योर्स, क्या बनाओगे दिस कार इज योर्स। आपको बातें देखो यहाँ पे ये मैंने ये वाला ये सारे वर्ड यूज़ किए हैं। योर्स मैंने यूज़ किया, मैंने आवर्स यूज़ किया, मैंने माइन यूज़ किया, मैंने हर्स यूज़ किया, मैंने हर यूज़ किया। ठीक है, आई थिंक इतना में आपको तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रदर्शित करना, दिखाना। मतलब कि नाउन के बदले में कोई ऐसा वर्ड मेरे को लिखना है जिससे कि ना मैं किसी चीज़ को बता सकूं, उसको उसके बारे में कुछ कह सकूं, प्रदर्शित कर सकूं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड्स दिए गए हैं जिसको कि कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। राइट, तो देखो यहाँ पे किस तरीके से यूज़ होता है। आई हैव अ पेन इन माई हैंड, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अ पेन, नाउन है, आई हैव अ पेन इन माई हैंड। इसके आगे अगर इसकी रिपीटेशन को बचाना है तो मैं इसके बदले में कोई ना कोई प्रोनाउन यूज़ करूँगी अ पेन के बदले में। तो मैं क्या लिखूँगी, दिस इज ब्लैक। ठीक है ना, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ना, इसके बारे में बता रहा है पेन के बारे में, तो दिस इज ब्लैक, यह ब्लैक है। राइट, तो यहाँ पे दिस क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। हाय दिस इज तुलिका। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी दिस जो है वो क्या है, सॉरी बाबू, हाँ यहाँ पे भी दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना। आई नो बोथ महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे JL नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू।
दिस इज कॉल्ड चाचा नेहरू। दिस किसके लिए यूज हुआ है? जवाहरलाल नेहरू के लिए यूज हुआ है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू नजदीक है ना, ठीक है ना, तो दिस यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के लिए यूज हुआ है। दिस इज कॉल्ड चाचा नेहरू एंड महात्मा गांधी तो थोड़े दूर है ना, सेंटेंस में थोड़े दूर लिखे हुए हैं, तो महात्मा गांधी यूज हुआ है किसके लिए? बापू के लिए। तो यहाँ पे मेरा तो बताने का मतलब यही है कि दिस और डैट यहाँ पे क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। किसके लिए यूज हुआ है? तो दिस हुआ है चाचा नेहरू के लिए जो कि नाउन है, एंड डैट यूज हुआ है महात्मा गांधी के लिए जो कि प्रोनाउन है, राइट। अब आइए इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन जो है ना, अनिश्चितता को दर्शाता है। इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, जैसे समवन, समबडी, समथिंग। समवन माने कोई, ठीक है ना। यहाँ पे नन मतलब कोई नहीं, नोबडी, नथिंग। जिसमें थिंग लगा रहता है ना वो वस्तु के लिए यूज होता है, ये तीनों वस्तु के लिए यूज होगा, ठीक है ना। एनीवन, एनीबडी, ठीक है। तो इससे किसी खास इंसान के बारे में तो पता नहीं चल रहा है, किसी खास थिंग के बारे में भी पता नहीं चल रहा, इस वजह से इसको इनडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जैसे ऑल हो गया, सम हो गया, मोर हो गया, मोस्ट हो गया, इनफ हो गया, ये भी इनडेफिनिट प्रोनाउन ही होता है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल्स देख लो, मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको बता रखे हैं। समबडी इज मिसिंग, ठीक है ना, कोई मिसिंग है मतलब कोई खो गया है, तो यहाँ पे somebody क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना यहाँ पे। ऑल आर डूइंग देयर वर्क, ठीक है, तो ऑल क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देयर क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा। क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखो, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछता है, जैसे हु, हुज, व्हाट, विच, हुम, ये सब क्या प्रश्न पूछने का काम करता है, प्रोनाउन की तरह बिहेव करता है सेंटेंस में। अब आप बोलोगे मैम प्रोनाउन तो या तो सब्जेक्ट होता है नहीं तो ऑब्जेक्ट होता है, बिल्कुल। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। हु हैज ब्रोकन द विंडो, किसने विंडो को तोड़ा, तो यहाँ पे हु क्या है? क्वेश्चन भी पूछने का काम कर रहा है और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, मतलब प्रोनाउन भी है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। उसी तरीके से व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे व्हाट क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और योर क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। हाँ, पोजेसिव प्रोनाउन है, मतलब पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही तो आता है पोजेसिव प्रोनाउन, समझ में आया। एक्चुअली पोजेसिव प्रोनाउन नहीं, पोजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कह सकते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। चलिए अब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंध बताने वाला। वर्ड्स तो वही हैं, हु, व्हाट, हुज, हुम, डैट, ठीक है, वर्ड्स तो वही हैं, बट इनका यूज अलग हो गया, बदल गया। जैसे ये रिलेशन का बताने का काम करने लग गया। जैसे आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन दिल्ली, यहाँ पे क्या है कि अ फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड है जो कि दिल्ली में रहता है, तो इस दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हु कर रहा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेशन बताने का काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं होगा, जो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? ये पारस्परिक संबंध को बताता है, जैसे ईच अदर, वन अनदर, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। आपको बस मैं ये चाहती हूँ ना कि सेंटेंस में अगर ईच अदर या वन अनदर आता है तो आप वहाँ पे बता पाओ कि मैम ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। समझ में आया? बस इतना आपके लिए सफिशियंट है। अब जैसे देखो यहाँ पे द टू बॉयज शेयर्ड लिखा हुआ है, ये एक्चुअली आप सुधार लेना इसको, शेयर्ड द अमाउंट बिटवीन ईच अदर, ठीक है ना। दोनों बच्चों ने जो अमाउंट था उसको आपस में शेयर कर लिया। समझ में आया? तो यहाँ ईच अदर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो द लास्ट वन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पहचान होता है कि लास्ट में सेल्फ लगा होता है, ठीक है ना। सेल्फ या सेल्व्स लगा होता है। कहाँ पे सेल्फ लगेगा, कहाँ पे सेल्फ लगेगा? तो जो सिंगुलर है वहाँ पे सेल्फ लगेगा और जो प्लूरल है वहाँ पे सेल्व्स लग जाएगा। जैसे देखो आई के लिए माई सेल्फ का यूज होता है, यू के लिए योर सेल्फ का यूज होता है और योर सेल्व्स का भी यूज हो सकता है, क्योंकि यू तो दोनों की तरह बिहेव करता है, सिंगुलर और प्लूरल। उसी तरीके से वी के लिए आवर सेल्व्स का यूज होता है, दे के लिए देम सेल्व्स का यूज होता है, ही के लिए हिम सेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ। अब बताती है कि यूज होगा कहाँ मैम? तो ऑब्जेक्ट की तरह हो सकता है या जोर देने के लिए हो सकता है, दोनों ही तरीके से यूज हो सकता है। जैसे देखो द पुअर कर्स लिखा हुआ है, ये श्राप देना। द पुअर कर्स देमसेल्व्स, पुअर जो है, जो गरीब लोग होते हैं वो अपने आप को ही श्राप देते हैं, अपने आप को ही कोसते रहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे जो देमसेल्व्स है वो किसके लिए यूज हुआ है? तो द पुअर के लिए यूज हुआ है, ठीक है ना।
तो यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव हो रहा है, देखो ऑब्जेक्ट की तरह उपयोग होता है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव हो रहा है ना। मैंने कहा था मैक्सिमम केस में ऑब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में होता है। अब जोर देने के लिए कैसे यूज होगा, तो यू योर सेल्फ, क्या लिखा हुआ, यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम, मतलब तुम खुद ही अपने प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। तो यू योर सेल्फ यहाँ पे जोर दे रहा है ना कि तुम स्वयं अपने प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो यहाँ पे यू के साथ क्या आएगा, योर सेल्फ आएगा। समझ में आया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो जहाँ पे भी आपको सेल्फ लगा हुआ वर्ड मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये हुआ हमारा प्रोनाउन का चैप्टर खत्म। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो मेरा उद्देश्य बस इतना है कि मेरे को आपको पूरा का पूरा PhD नहीं करवाना है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग अभी स्कूल लेवल पे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो कर नहीं रहे हो, ठीक है। इस वजह से मैं आपको चाहती हूँ कि बस आप वर्ड्स को जान लो, पहचान लो, ये जो वर्ड है अगर सेंटेंस में आते हैं तो वो वर्ड क्या है, कहाँ पे मैंने पढ़ा था उसको, ठीक है ना। बस मेरा उद्देश्य इतना ही है। अगर ये अच्छे से सीरीज आपका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको फिर इसके अंदर डीपली भी आपको पढ़ाऊंगी कि ये नाउन क्या होता है, किस तरीके से यूज करते हैं, एरर्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटिशन में यूज होता है ना वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन मैं पहले चाहती हूँ कि आपको बेसिक्स क्लियर करा दूँ, ठीक है ना। पूरा का पूरा बेसिक क्लियर कराने के बाद से मैं वापस एक सीरीज लाऊंगी जिसमें कि मैं आपको पूरा का पूरा थोरोली कॉम्पिटिटिव लेवल पे सारे के सारे चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको जितना होमवर्क दिया है याद करने के लिए, समझने के लिए एंड इसको नोट करने के लिए आप नोट करके तैयार रहोगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, दैट इज एडजेक्टिव। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।